हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का हमारे सुमित राणा बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग यहां पर देख रहे हैं कि आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट मीन्स श्वसन तंत्र। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं उनको देख लेना है। उसके बाद में हम लोग रेस्पिरेशन को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर, जो हमारे सेमेस्टर में यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी हमारे यूपी के बच्चे हैं और या अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के जो भी बच्चे हैं जहां पर ये टॉपिक आपका मेंशन किया गया है, आपका मैच कर रहा है टॉपिक, तो बिल्कुल ये टॉपिक आपके लिए ही है। ठीक है, तो हमारे जितने भी छात्र और छात्रा यहां पर जुड़े हैं सभी लोग एक बार जो है ना लाइक कर लीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं और जो भी वीडियोस यहां पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट मींस श्वसन तंत्र आखिर होता क्या है। ठीक है, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहने का मीनिंग क्या हुआ। तो देखो लिखा हुआ है पहला पॉइंट, द इसेंशियल फीचर ऑफ रेस्पिरेशन आर द ट्रांसफरेंस ऑफ the essential features of respiration are the transference of क्या, ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फियर टू द टिश्यूज। पहला क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा वो एटमॉस्फियर से टिश्यूज के अंदर तक पहुंचाई जाएगी। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज टू द एटमॉस्फियर या एयर। यानी कि रेस्पिरेशन, देखिए कॉमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें श्वसन क्या होता है तो आप क्या कहते हैं, सर श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन को वातावरण से नेजल चेंबर या नोज के सहायता से लंग्स तक पहुंचाना और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को नोज के द्वारा ही वातावरण तक बाहर लाना रेस्पिरेशन कहलाता है ना। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इस बात को समझें कि इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर, इनहेलेशन ऑफ एयर फॉर व्हाट, ऑक्सीजन, एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर फॉर व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम कह सकते हैं इनहेलेशन ऑफ एयर लाइक इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन मतलब बाहर को निकालना, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीथिंग। इसको हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं, है ना। तो ब्रीथिंग क्या है, सांस का अंदर लेना, सांस का बाहर छोड़ना, ब्रीथिंग कहलाता है। लेकिन इसको हम रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, श्वसन भी कह सकते हैं। देखिए एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है, जीवित रहने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। समझिए मैं रेस्पिरेशन की बात क्या कर रहा हूं। रेस्पिरेशन अगर आप देखें एक लेवल पे आकर के भी पूरा लेक्चर होने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि रेस्पिरेशन एक कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ मेथड है, ठीक है, जिसमें कई पार्ट्स हो रहे हैं। रेस्पिरेशन में आप देख रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, इन सभी का एक कॉम्बो पैक हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन कहलाता है। तो वही बात यहां पर लिखी हुई कि जीवित रहने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर, यानी हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स पाई जा रही हैं उनके अंदर कौन सी क्रियाएं होती हैं, उपापचयिक रासायनिक क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जिनके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की ऊर्जा की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी, आपको पता है कि हमारी कोशिकाओं के अंदर जो वो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ खाने का मतलब नहीं प्लास्टिक खा लो, जो भी कुछ खाने मतलब जो भी फूड में हम खाते हैं उसका लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कोशिका के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है मेटाबॉलिकली एक्टिव रिएक्शंस के थ्रू, केमिकली रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है, जिससे ह्यूज अमाउंट में एनर्जी का फॉर्म होता है। जैसे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने के बाद में कितना मिलता है, 36 से 38 एटीपी हमको मिलते हैं। और एटीपी क्या है, ये हमारे बॉडी के लिए एनर्जी का एक सिक्का है, एनर्जी का एक कॉइन है, कॉइन ऑफ एनर्जी इन दिस बॉडी, एटीपी, ठीक है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब ये एनर्जी कैसे मिलेगी हमको, तो लिखा हुआ है यह एनर्जी हमें कोशिकाओं में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा प्राप्त होती है, जो कि ऑक्सीजन के द्वारा ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज, लाइक इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6 को तोड़कर प्राप्त की जाती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम एटमॉस्फेयर से जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, उसका एक मेन रोल ये है कि वो सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी और ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ करके एनर्जी का फॉर्मेशन कराएगी। देखिए लिखा हुआ है, इस एक्टिविटी में ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अणुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है,
जिस क्रिया को ही श्वसन दैट मीन्स रेस्पिरेशन कहते हैं, बट यहां पर हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन कहते हैं, टाइप है ना रेस्पिरेशन का। तो देखिए क्या हो रहा है यहां पर C6H12O6 होगा, इसको 6 ऑक्सीजन के एटम मिलकर के तोड़ेंगे जिससे एनर्जी निकलेगा, और एनर्जी के साथ साथ यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। साथ के साथ 36 से 38, याद रखिएगा 36 to 38 एनर्जी यानी एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। 36 से 38 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, इस बात को याद रखना। समझ में आया? देखो यहां पर एक बात लिखी है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर लिया जाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, उसे ब्रीदिंग कहते हैं। तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग, एंड इसे ही आमतौर पर रेस्पिरेशन यानी श्वसन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को, ब्रीदिंग की प्रक्रिया को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अगर कोई टीचर या प्रोफेसर आपसे ये पूछे कि रेस्पिरेशन क्या है, तो आप सीधे कहेंगे सर रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना, बॉडी के अंदर जाना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। लंग्स तक की बात नहीं कर रहा मैं, बॉडी के अंदर यानी बॉडी के सेल के अंदर तक जाना और सेल के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के बाहर आना रेस्पिरेशन कहलाता है। वो अलग बात है कि रेस्पिरेशन के इस प्रोसेस में कई पोर्शन होते हैं। एक तो ब्रीदिंग होता है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन आता है। दूसरा क्या होता है आपका, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है ब्रीदिंग में। इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन 2 जगह पे होगा, लंग से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू के बीच में, और उसके बाद में टिश्यू में जब ऑक्सीजन चला जाएगा तो ऑक्सीजन वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ अभी कि श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक एक्टिविटी होती है, प्रक्रिया होती है, यानी कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर पहुंचाने का मेन फंक्शन ही यही है कि ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ा जाएगा, किसके लिए, एनर्जी को बनाने के लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को? चलो अब हम बात कर लेते हैं कि विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले श्वसन अंग, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर प्रेजेंट हैं, पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए मैंने कुछ यहां पर स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे हैं जिनको आपको याद कर लेना है। एक पॉइंट के नंबर से ही आपके एमसीक्यूज बेस से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बाई जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि बॉडी की सरफेस से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, बाई जनरल बॉडी सरफेस कहलाता है। ये किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो देखिए फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा और फ्लैट वॉर्म्स जितने होंगे, चपटे क्रम एस्केलमेंथीज में फ्लैट वॉर्म की बात कर रहे हैं। तो फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में, सॉरी फ्लैट वॉर्म चपटे क्रमी प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं। उनमें क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर जाना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, समझ में आया? फिर वहीं पर अगर हम लोग एनिलिड्स की बात करें, ठीक है, एनिलिड्स की बात करें, एनिलिड्स में लाइक आपका अर्थवर्म रखा गया है, केचुआ जिसको कहते हैं, लीच यहां पर इंक्लूड की गई है। तो इनके अंदर मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा, मॉइस्ट क्यूटिकल मतलब कि इनकी जो क्यूटिकल होती है, इनके ऊपर जो अधिचर्म होती है वो नम होती है, और मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और मॉइस्ट क्यूटिकल एक्चुअल में क्या होती है, स्किन ही होती है। तो स्किन के थ्रू कहां होता है, तो स्किन के थ्रू आप देखेंगे फ्रॉग में, ठीक है, मेंढक में, मेंढक के अंदर स्किन के द्वारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। मॉइस्ट क्यूटिकल या स्किन के द्वारा होता है। अच्छा देखिए गिल्स के द्वारा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन, ऐसा रेस्पिरेशन जो गिल्स के द्वारा कराया जाता हो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांकियल रेस्पिरेशन। और एक किन ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, तो जितने भी एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होंगे, आर्थ्रोपोड वो जो पानी के अंदर पाए जा रहे हैं, कुछ ऐसे भी आर्थ्रोपोड्स हैं जो टेरेस्ट्रियल और वायु में है, तो उनके अंदर नहीं, आर्थ्रोपोड वो जो पानी के अंदर है। और एक्वाटिक मोलस्क है ना, पानी के अंदर पाए जाने वाले मोलस्क और फिशेज, जितनी भी मछलियां हैं, इन सभी के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके द्वारा होगा बच्चों, गिल्स के द्वारा होगा। याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रांकियल रेस्पिरेशन, ब्रांकियल रेस्पिरेशन।
अच्छा, स्कॉर्पियन की बात कर लें, ये भी एक प्रकार का क्या है, आर्थ्रोपोड है। तो स्कॉर्पियन में जो है ना रेस्पिरेशन होता है किसके द्वारा, बुक लंग्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बुक लंग्स के द्वारा होता है। इंसेक्ट्स की बात करें, जितने भी इंसेक्ट्स आपके आते हैं, क्लास इंसेक्ट आर्थ्रोपोड में इंक्लूड की गई, फाइलम आर्थ्रोपोड में क्लास इंसेक्ट रखा गया, तो क्लास इंसेक्टा में जितने भी आपके इंसेक्ट आते हैं, इन सभी इंसेक्ट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, सॉरी ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा होता है। ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। गिल्स के द्वारा हो रहा है तो ब्रांकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकिया के द्वारा हो रहा है तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहलाता है। अच्छा, हम बात करते हैं मेमलियंस की या अदर टाइप ऑफ मेमलियंस, लाइक स्पेशली हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में आप लंग्स को देखेंगे, किसको देखेंगे, लंग्स को देखेंगे, और ये वन पेयर होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, लंग्स प्रेजेंट होता है थोरेसिक केज में, और लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो यहां तक समझ आया बच्चों कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट हो रहे हैं। तो सबसे हायर लेवल पर देखा जाए तो मेमलियंस के ही अंदर या डिफरेंट मेमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में आप देखें तो लंग्स के द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। समझ में आ रहा है। सबसे सिंपल कौन सा होता है, बाय डिफ्यूजन, जो स्किन के द्वारा या क्यूटिकल के द्वारा या बॉडी जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट होता है। यहां पर लंग्स के, अब देखिए सिंपल की तरफ से आप कहां आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आप पढ़ेंगे तो उतनी ज्यादा सिस्टम्स भी क्या होते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। लेकिन मजेदार तरीके से पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा बच्चों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, श्वसन की क्रिया एक गैसियस एक्सचेंज एक्टिविटी होती है जो निम्नलिखित 3 प्रकार से होती है। याद रखना, श्वसन की जो क्रिया होती है, रेस्पिरेशन की जो एक्टिविटी होती है, ये एक प्रकार की गैसियस एक्सचेंज एक्टिविटी है। इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। कौन सी गैस, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हम लेते हैं और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। लिखा हुआ जो निम्नलिखित 3 प्रकार से होती हैं। जैसे नंबर 1 हम बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको ब्रीदिंग कहते हैं। नंबर 2 इंटरनल रेस्पिरेशन। नंबर 3 सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो 3 प्रकार के रेस्पिरेशन है इनको समझना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आप क्या लिखेंगे, देखिए ह्यूमन व अदर मैमल्स में लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन की क्रिया होती है तथा इनके द्वारा होने वाला रेस्पिरेशन, ठीक है, तथा इनके द्वारा होने वाला रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। अच्छा यहां पर भी लिख गया तो इसको थोड़ा सा देखिए, इनके द्वारा होने वाला रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। और इसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। कब, जब लंग्स के थ्रू होगा। तो ह्यूमन व अदर मैमल्स में लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन की क्रिया होती है तथा इसके द्वारा होने वाला रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। नेक्स्ट वन देखिए बच्चों, लिखा हुआ है रेस्पिरेशन प्रोसेस को हमारे ब्रेन के पोन्स और मेडुला, 2 पोर्शन पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में, 2 भाग पाए जाते हैं, एक पोन्स होता है एक मेडुला होता है। ये पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेंटा ये दोनों रेस्पिरेशन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस को हमारे ब्रेन के पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा की सहायता से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो यह बात भी याद रखिएगा, राइट। उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में होता क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर व लंग्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज यानी गैसीय विनिमय होता है। इसमें एटमॉस्फेरिक एयर कौन सी होगी, हमारी ऑक्सीजन होगी, और लंग्स में कौन सी एयर होगी, जो पूरे बॉडी से मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई है सेल के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के थ्रू पहुंचाया गया है लंग्स तक, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाएगा। तो एक्सचेंज मतलब कहां पर हो रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर एंड बॉडी। अच्छा बॉडी कहने का मतलब लंग्स की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। तो आप यहां पर देखें ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये नोज के थ्रू होते हुए ट्रैकिया से होते हुए कहां जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगी। हमारे कहां जाएगी, लंग्स में ऑक्सीजन यहां पर आएगी। और यहां पर आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाएगा
और लंग से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैकिया से होते हुए, नोज से होते हुए कहां जाएगा, बाहर आएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैस कहां, नोज टू लंग्स। नोज और लंग्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ में आया बच्चों, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसा गैसीय विनिमय जो एटमॉस्फेयर, वातावरण और हमारे फेफड़ों के बीच में होता है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। देखिए इंटरनल रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट होता है किसके द्वारा, मतलब किसके कंपैरिजन में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के, क्योंकि यहां पर दो जगह आपको इंटरनल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। कहां, देखो इंटरनल रेस्पिरेशन कहने का मतलब क्या हुआ, इस क्रिया में बॉडी के अंदर दो जगह पर गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, जिसमें पहला इंटरनल रेस्पिरेशन लंग्स और लंग्स के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन का ब्लड में तथा ब्लड में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में जाना फर्स्ट रेस्पिरेशन कहलाता है। यानी कि इसमें दो जगह होता है। तो पहली जगह कहां होगा, पहली जगह कहां होगा, देखिए पहली जगह हो रहा है, ये लंग्स है, ये लंग्स का एक पार्ट है बच्चों जिसको एल्वियोलस कहते हैं, बहुत सारी होती तो एल्वियोलाई कहलाती। और इस एल्वियोलस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन यहां पर आई हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन इन हुई है। और यहां पर देखिए क्या पाया जा रहा है, ब्लड कैपिलरी पाया जा रहा है जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों, ब्लड पाया जा रहा है। अब इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी एल्वियोलाई में, एल्वियोलस में आ जाएगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आउट किया जाएगा। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के जाते ही जाते यहां पर एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन जो होगा वो एल्वियोलस से कहां आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। तो जो ब्लड हो जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, किससे, डीऑक्सीजनेटेड से। तो डीऑक्सीजनेटेड पहले ब्लड आया, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलस के अंदर छोड़ दिया, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गया। तो यहां पर आप देखिए फर्स्ट इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा कि नहीं हो रहा, फर्स्ट इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भैया। कहां हो रहा है, कहां हो रहा है, लंग्स, और लंग्स के एक पार्ट है एल्वियोलाई, एल्वियोलस के बीच में, एल्वियोलस और ब्लड के बीच में क्या होता है, चेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन तो यहां से अंदर आई है और ये ब्लड में जाकर के पूरे बॉडी में चली जाएगी। तो ये फर्स्ट रेस्पिरेशन हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया। फिर वहीं देखिए लिखा हुआ है सेकेंड इंटरनल रेस्पिरेशन ब्लड से सेल के बीच होता है, जहां ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन सेल में तथा सेल में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एक्सचेंज होती है। इस बात को समझ लीजिएगा मैं क्या कहने का बात कर रहा हूं। अगर एक बार समझ में नहीं है दोबारा से लेक्चर को रिपीट करके देख लेना बच्चा, ठीक है। मेरा बहुत सीधा सिद्धांत तो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने यहां पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड किया है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है, विद डायग्राम यहां पर समझा रहा हूं। तो देखिए अब बात हो रही है कि ब्लड कैपिलरी के भी अंदर जो ऑक्सीजन है, समझिए ब्लड कैपिलरी के अंदर जो यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड कहां होगी, सेल के अंदर। कैसे पता सर सेल के अंदर होगी, अरे यार याद करो C6H12O6 को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तोड़ा जाता है, तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 CO2 है ना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु एक ग्लूकोज पार्टिकल के टूटने से बनते थे। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये टॉक्सिक मटेरियल है हमारे बॉडी के लिए, ये दिक्कत करेगा, तो इसको बॉडी के बाहर निकालना है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा कहां, सेल से ब्लड में। देखो सेल से कहां गया, ब्लड में आ गया भैया, सेल से ब्लड में। और ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है, देखो CO2, यहां पर O2 के दो हैं और एक कार्बन है, तो 2 ऑक्सीजन एक कार्बन मॉलिक्यूल को लेकर के जब बाहर निकाल पाता है, ठीक है इसको। अब यहां पर 2 ऑक्सीजन के अणु है, 2 ऑक्सीजन के अणु कहां है, एरिथ्रोसाइट्स में, आपके आरबीसी में है, इसको आरबीसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो यहां से सेल के बीच में आ जाएगा और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर ये CO2 है और ये O2 है, तो O2 ब्लड से चला जाएगा सेल में और CO2 सेल से आ जाएगा ब्लड में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस सेल टू ब्लड कैपिलरी आर सेकेंड इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स टू ब्लड इज नोन एज फर्स्ट इंटरनल रेस्पिरेशन, है ना, इसको हम लोग पहली इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन 2 जगह पर होता है बॉडी के अंदर, एक तो लंग्स और ब्लड के बीच में, दूसरा ब्लड और सेल के बीच में, ठीक है। अब सेल के अंदर हमने देखा क्या कि ऑक्सीजन पहुंच गया है। अब ये ऑक्सीजन जब सेल में पहुंचेगा तो सेल के अंदर जो CO2 प्रेजेंट जो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा,
ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस के थ्रू तोड़ेगा, जिसे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पार्टिसिपेट करेगा, और ये ऑक्सीजनेटेड रेस्पिरेशन कहलाता है। तो देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन क्या कह रहा है भैया, लिखा हुआ है इस प्रोसेस में सेल के अंदर पाए जाने वाले कार्बनिक मटेरियल, जैसे कि हम ग्लूकोज पार्टिकल की बात करें, इसको ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ा जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर और एनर्जी मुक्त होती है। इस क्रिया को ही सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, बराबर। अभी देखो यहां पर ये जो C6H12O6 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में तोड़ा जाएगा। बहुत सारे एंजाइम्स यहां पर भाग लेते हैं, केवल ऑक्सीजन ही नहीं तोड़ देगा जाकर के इसको, हाँ मैं अकेले ही काफी, वैसा नहीं है, अकेले इसकी प्रेजेंस होती है, लेकिन वहां पर बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो इसके आड़ में काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक जगह पर कहीं अगर लड़ाई हो रही तो वहां पर एक लीडर होगा, उस लीडर की आड़ में और दो चार लोग हाथ साफ कर लेते हैं, है ना। तो जेल सब थोड़ी ना जाते हैं, जेल कोई एक लीडर नेता जाता है, तो नेता के पीछे जनता होती है। तो यहां पर ऑक्सीजन नेता है, ये नेता क्या करेगा, ये जो पब्लिक यहां पर इकट्ठा है इसको तोड़ देगा, इनके बीच में फूट डालेगा और फूट डाल के अपना फायदा कर लेगा। कैसे, नेता को काम ही यही है। फिलहाल तो ऐसा अधिकतर होता है, बहुत सारे नेता हमारे यहाँ जो है ना देश को जोड़ भी रहे हैं, है ना। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी कर रहा हूँ जो सिर्फ लोगों के ऊपर जो है ना अपना डाल करके अपनी रोटी सेकते हैं। तो हमारे सेल के अंदर हम वही वाली नेतागिरी कर रहे हैं, अपनी रोटी सेकेंगे, एनर्जी बनाएंगे भैया, हमें तो एनर्जी से मतलब है ना। तो ऑक्सीजन की आड़ में एंजाइम को भेजते हैं और यहाँ पर जितना ग्लूकोज पार्टिकल होता है तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद में हम एनर्जी बना लेते हैं। बचा हुआ मटेरियल, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकी जाती है, वैसे फेंक देते हैं। वाटर को बॉडी में यूज कर लिया जाता है, या तो क्या किया जाता है, किडनी के द्वारा फिल्टर करके बॉडी के बाहर यूरिन के माफिक निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा ही रहा है ब्लड, क्या फर्क पड़ता है ना। चलो, तो सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, देखो भाई, ये एक सेल मान लो, ये क्या है, एक सेल है बच्चा, ये आपकी एक सेल है और इस सेल के अंदर प्रोसेस होना है सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो कैसे होगा, देखो यहां पर एक ग्लूकोज पार्टिकल आया, ये ग्लूकोज पार्टिकल क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में दो एटीपी मॉलिक्यूल यहां पर लगते हैं, एक बार पहले लगता है फिर एक बार दोबारा लगता है, जिससे ग्लूकोज चेंज हो जाता है किसमें, पाइरुवेट में, जिसको पाइरुविक एसिड भी कहते हैं। किसमें चेंज होता है, पाइरुवेट में चेंज हो जाता है बच्चा, पाइरुवेट में। अब पाइरुवेट जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, लेकिन पाइरुविक एसिड डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता, उसके लिए इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ये एसिटिल कोएंजाइम ए में चेंज होता है। जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम, जिसको लिंक रिएक्शन कहते हैं, इनके बीच में क्या होगा, लिंक रिएक्शन होगा। बच्चा मैंने ये पढ़ाया हुआ है पूरा, ठीक है, राइट, इसको पूरा पढ़ाया हुआ, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब पढ़ाया हुआ है आपके दूसरी या तीसरी चौथी यूनिट में पढ़ा हुआ है पूरा। ये 5वीं यूनिट हमारी चल रही है, इसमें हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज पार्टिकल चेंज किया जाता है पाइरुविक एसिड में या पाइरुवेट में, जिसको हम कहते हैं। पाइरुवेट जो होता है वो लिंक रिएक्शन के माफिक चेंज कर दिया जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में मिलकर के 6 कार्बन युक्त कंपाउंड बना देता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। अब ये क्रेब्स साइकिल यहां पर चलेगी, जिसमें 2 एटीपी यहां पर बम्बार्ड करेंगे। फिर क्या होगा, क्रिस्टी के अंदर, ये देखिए, ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल के अंदर, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। समझना ये क्या है बच्चा, देखो यार, ये साइटोप्लाज्म साफ साफ दिख रहा है, देखो ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये देखो, ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ना किसका, क्रिस्टी वाला पोर्शन है ना, ये क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये आउटर लेयर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, इंट्रा, है ना, इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ही यहां पर क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए बनाया जाता है, और इस एसिटिल कोएंजाइम ए को क्रेब्स साइकिल के लिए भेजा जाता है मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया की, जहां पर क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होगा। देन उसके बाद में यहां पर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यहां पर चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें 5 प्रकार के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं,
और इन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का केचम केच खेला जाता है। ऐसे हम लोग गेंद को एक दूसरे के आसपास पास आउट करते थे, कैच खेलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन को फेंका जाएगा जिससे एटीपी का निर्माण हो जाएगा। और देखो यहां पर 32 से 34 एटीपी बनते हैं। मैंने 36 से 38 इसलिए बताया, 36 से 38, 32 से 34 अंदर बनने हैं, बाहर 2 बन गए, ठीक है। तो 32, 33, 34 हो गए और 34 में 2 जोड़ दो 36 हो गए। 38 मैंने इसलिए कहा कि 2 एटीपी यहां पर लगते हैं और 2 एटीपी बनते हैं, ठीक है। तो 36 से 38 या 32 से 34 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो बेटा होता है ना, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इतना समझ में आ गया सभी को। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस टॉपिक में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।